हेलो गाइस, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, डेली की तरह हम यहाँ पर आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई। आपके पास चार ऑप्शन हैं, तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से ही होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई। 1916 में इसकी स्थापना की गई। लेकिन इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारत से सैनिक सहायता मांगी और भारतीयों ने ब्रिटेन की सहायता ये सोचकर कर दी कि ये जल्द ही हमें मुक्त कर देंगे, यदि हम इनकी मदद करेंगे तो ये हमें जल्द ही स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन जल्द ही भारतीयों को ये समझ में आ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इसी के भीतर से तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना। इसका प्रमुख उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना। ठीक है गाइस, 1916 में इसका उद्देश्य क्या था? स्वराज की प्राप्ति करना। और 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के जो अध्यक्ष बने थे वो हमारे बने थे महात्मा गांधी। गांधी जी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। और जैसे ही इस गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया था, ये अपने आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शिफ्ट हो गया था और इसका स्वयं का अस्तित्व खत्म हो गया था। तो होम रूल लीग की स्थापना तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा की गई। यदि हम बात करें कि ये दोनों ही जो होम रूल लीग की जो संस्थाएं हैं वो दो जगह काम कर रही थी। पहला पुणे में और दूसरा मद्रास में। पुणे में जो इसका नेतृत्व कर रहे थे वो तिलक जी कर रहे थे, तथा मद्रास में इसका नेतृत्व एनी बेसेंट द्वारा किया जा रहा था। तो ये सारी बातों को आपको समझना है। तो गाइस, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर था हमारा तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा। तो यहाँ तक की बातें दोस्तों आपको क्लियर होंगी। तो चलिए गाइस, आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस, अपना अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो गाइस, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। तो 153 आर्टिकल में लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 153 आर्टिकल में लिखा है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये बात कह दी गई कि एक राज्यपाल 1956 में ये बात कह दी गई कि एक राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो। ठीक है, तो 7वें संविधान संशोधन में ये वाली व्यवस्था कर दी गई थी। 153 आर्टिकल में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बात कही गई है। बात करें 154 आर्टिकल में, तो 154 आर्टिकल में ये कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होगा। मतलब कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राज्यपाल होगा। कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वो राज्यपाल होगा राज्य की। ठीक है गाइस, बात करते हैं 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये 155 आर्टिकल में कहा गया है। बात करते हैं 156 आर्टिकल में। तो 156 आर्टिकल में इसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि 5 वर्ष का इसका कार्यकाल रहेगा। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल रहेगा, ये 156 आर्टिकल में आपको बताया गया है। तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये बना रहेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं। अगला है अपना 159 आर्टिकल। 159 आर्टिकल में कहा गया है कि इनको जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। तो ये सारी बातों को आपको याद रखना है कि 159 आर्टिकल में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है
156 आर्टिकल में कहा गया है ये 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे तथा जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक बने रहेंगे। इसके बाद 155 आर्टिकल में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 154 आर्टिकल में है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होगा और 153 आर्टिकल में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो गाइस इतनी बातें तो आपको राज्यपाल के बारे में याद रखनी ही चाहिए। तो चलिए गाइस, यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक कर देना और वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। तो कैसे यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। तो ये वाली बात को आप ध्यान रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? आपके पास ऑप्शन है कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर के मध्य में हमारी पनामा नहर पड़ती है। बात करते हैं लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी स्वेज नहर पड़ती है, स्वेज नहर पड़ती है। अगला है हमारा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, तो ये हमारी कील नहर होती है। कील नहर इन दोनों सागरों के मध्य में है। तो कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से और पनामा नहर कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। चलिए गाइस इसको हम अपने मैप की लोकेशन पे देख लेते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में एक इमेज सेट हो जाएगी, जिससे कि आप उसको भूलोगे नहीं। चलिए देखिए गाइस, ये हमारा ग्लोब है पूरा। ग्लोब में आपको ये पूरा मैप दिख रहा होगा। पहले हम चलते हैं पनामा नहर की तरफ। तो दोस्तों पनामा नहर के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने अमेरिका वाले साइड पे। तो ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा अमेरिका वाली साइड पे। ये देखिए दोस्तों, ये हमें दिख रहा है कैरिबियन सागर, ये हमें दिख रहा है कैरिबियन सागर, और ये है हमारा प्रशांत महासागर। ये हमारा कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य में ये एक बीच में एक नहर गई है, इसी को नाम देते हैं हम पनामा नहर। इसी को हम नाम देते हैं पनामा नहर। तो पनामा नहर कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये पनामा नहर किस किस को अलग करती है, तो आप बता दोगे कि ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है तथा कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो दोस्तों कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अपना अगला जो क्वेश्चन था वो था हमारा स्वेज नहर। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ मिस्र साइड चलते हैं। चलिए दोस्तों ये देखिए स्वेज नहर यहाँ पर अपन को दिखने वाली है। ये देखिए ये है हमारा मेडिटेरियन सी, जिसको हम भूमध्य सागर कहते हैं, और ये है हमारा रेड सी, जिसको हम लाल सागर कहते हैं। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ती है? तो यहाँ पर हमारी एक बीच में नहर गई है, जिसको हम बोलते हैं स्वेज नहर, जिसको हम बोलते हैं स्वेज नहर, स्वेज नहर। तो दोस्तों ये है हमारा भूमध्य सागर, ये है हमारा लाल सागर, और इसके मध्य में हमारी स्वेज नहर। यदि मैप के थ्रू आप याद करोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। तो मैं आपको बहुत आराम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जिससे कि आपकी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएं। चलिए दोस्तों अपना अगला जो ऑप्शन था वो था हमारा कील नहर, जो कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। अपन यूरोप की साइड चलते हैं, क्योंकि कील नहर अपनी यूरोप की साइड में है। तो देखिए दोस्तों कील नहर जो जोड़ती है वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा बाल्टिक सागर, ये आपको दिख रहा होगा बाल्टिक सागर, और ये आपको दिख रहा होगा उत्तरी सागर। ये आपको दिख रहा है उत्तरी सागर, ये है हमारा बाल्टिक सागर, और इसके बीच में एक नहर गई है जिसको हम बोलते हैं कील नहर, जिसको हम बोलते हैं कील नहर। तो दोस्तों ये सारी बातों को आपको याद रखना है कि उत्तरी सागर को ये बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कल भी मैंने आपको 3-4 संधियां बताई थी मैप की लोकेशन के साथ में, कि यहाँ पर हमारी मलक्का जल संधि पड़ती है, मलक्का जल संधि पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताई थी, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने आपको एक संधि बताई थी। तो ये सारी संधियों को आपको याद रखना है।
तो चलिए दोस्तों, यदि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, उत्तरी सूडान को, मिस्र को, नॉर्वे को, जाम्बिया को। तो दोस्तों ये कहा जाता है मिस्र को। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो विक्टोरिया झील है नील नदी का उद्गम स्थल। विक्टोरिया झील है नील नदी का उद्गम स्थल। यदि आप इसकी मैप पे लोकेशन देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूं जिससे कि आप इसको भूले ना। तो चलिए गाइस, ये आपको मैप दिख रहा होगा और मैप में हम चलते हैं अफ्रीका के पास में। चलिए अपन अफ्रीका में चलें और तंजानिया के पास में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको ये एक लेक दिख रही होगी, ये इसी को बोलते हैं हम विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील किन किन देशों से घिरी हुई है, ये पेपर में प्रश्न आता है। तो आप बता सकते हो कि ये युगांडा, केन्या और तंजानिया से घिरी हुई है। ये 3 देशों से घिरी हुई है, युगांडा, केन्या और तंजानिया से। तो ये युगांडा से ये हमारी विक्टोरिया झील से निकलती हुई नील नदी हमारी ऐसे ऐसे जाती है, साउथ सूडान होके ऐसे ऐसे करके हमारी इजिप्ट में जाती है। तो ये यहाँ पर हमारी नील नदी का वरदान कहलाता है हमारा मिस्र। तो ये हमारा मिस्र है, इजिप्ट है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैप की तरह से आप देखोगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबरनामा में किस शासक को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कृष्णदेवराय, मल्लिकार्जुन, अच्युत देवराय या फिर सदाशिव राव। तो दोस्तों देखिए, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को बाबरनामा में बाबर ने भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेवराय के बारे में बात करें तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री आया था जिसको हम बोलते हैं डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस, जो कि कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। दोस्तों ये पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए आपको याद रखना है कि डोमिंगो पायस किस शासक के काल में आया था। तो डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत में आया था। बात करते हैं मल्लिकार्जुन को, तो मल्लिकार्जुन को प्रोण देवराय के नाम से जाना जाता है। मल्लिकार्जुन को प्रोण देवराय के नाम से जाना जाता है। बात करें अच्युत देवराय की, तो अच्युत देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनिज भारत आया था। पुर्तगाली यात्री नूनिज भारत आया था। तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में डोमिंगो पायस भारत में आया था। मल्लिकार्जुन को प्रोण देवराय कहा जाता है। अच्युत देवराय के शासनकाल में नूनिज भारत आया था। और सदाशिव जो है वो तुलुव वंश का अंतिम शासक है। तुलुव वंश का अंतिम शासक है। और ये सब किससे जुड़े हुए हैं, तो ये सब विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। ये सब विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। आपके पास ऑप्शन है, खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर और राणा सांगा के बीच में हमारा खानवा का युद्ध हुआ था। बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में। इसमें भी हमारा बाबर जीत गया था। बात करते हैं चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बात करें घाघरा के युद्ध के बारे में, तो घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था अफगानों और बाबर के बीच में। और इन सभी युद्धों में बाबर विजयी हो गया था। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बैंकों से, टीकाकरण से, स्वास्थ्य से या फिर शिक्षा से।
तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा टीकाकरण से। ये बच्चों को टीकाकरण से संबंधित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये लागू हुई थी हमारी 25 दिसंबर 2014 से। 25 दिसंबर 2014 से। 25 दिसंबर से आपको एक दिवस याद आ रहा होगा जिसका नाम है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस, सुशासन दिवस। और सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो याद रखना, अटल जी के जन्मदिन पर। अटल जी के जन्मदिन पर हमारा सुशासन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 में उनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में उनका जन्म हुआ था। तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष शुरू हुई थी, जो कि टीकाकरण से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। और ये लागू कब हुआ? तो ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को ये भारत में लागू होता है और इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसको सबसे पहले अपने राज्य में लागू करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इसको अपने यहाँ पर 25 जनवरी 1994 को सबसे पहले लागू किया था। सबसे पहले लागू किया था 25 जनवरी 1994 को। 2 क्वेश्चनों को आपको ध्यान से याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो राजस्थान है। 2 क्वेश्चन याद रखना कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है। लेकिन संवैधानिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला राज्य पूछ लिया जाए तो वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, वरना 1959 में राजस्थान का नागौर जिला है, वहाँ पर ये व्यवस्था पहले ही कर दी गई थी, लेकिन वो संवैधानिक तौर पर नहीं थी। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 के अंतर्गत सुरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसकी बात की गई है पंचायती राज व्यवस्था की। और संविधान की अनुसूची 11 में पंचायती राज के बारे में बात की गई है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखना कि संविधान की अनुसूची 11 में पंचायती राज के बारे में बात, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के बारे में बात, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन संवैधानिक दर्जा अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो हमारा मध्य प्रदेश है, 25 जनवरी 1994 को। तो ये सारी डाटा आपको समझ में आ गया होगा, तो ध्यान रखना दोस्तों इस वाली बात को। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का अपना अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 2015, 2016, 1950 या फिर 1951। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 2015। 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। किसकी जगह पर की गई? योजना आयोग की जगह। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग की जगह इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग की स्थापना के बारे में बात करें तो 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये वाली बात को आप ध्यान रखना। तो इसका नया नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में तो इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हमारे राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के CEO हमारे अमिताभ कांत हैं। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें को आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।
फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।